नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे इस मॉनसूनी बरसात की जिसने आम लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। सवाल यह कि क्या भारत का एक नए संकट में प्रवेश जो है वो हो चुका है? क्या आसमान से बरस रही ये आफत सिर्फ मॉनसून है या फिर प्रकृति का खौफनाक अलार्म? अब देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा देने वाली है। बात असम की कर लेते हैं तो असम ने बाढ़ से वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। 68 जिंदगियां निगल ली है इस बाढ़ ने। लाखों लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। उड़ीसा में भी हालात यही है, जहां नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और प्रशासन को स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। गुजरात में सड़कों पर नदियां बह रही हैं। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बारिश ने शहरों को पानी में डुबो दिया है, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और भूस्खलन लोगों के लिए मौत का जाल बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बारिश का ये रौद्र रूप क्यों दिखाई दे रहा है? मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मॉनसून ट्रफ असामान्य रूप से सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी खींच रही है और ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ के टकराव ने हालात को और खतरनाक बना दिए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जलवायु परिवर्तन ने मौसम के पुराने पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया है। समुद्र का बढ़ता तापमान वातावरण में ज्यादा नमी पैदा कर रहा है और जिसका नतीजा यह है कि कुछ घंटों में ही महीनों जितनी बारिश हो रही है और यही वजह है कि कई इलाकों में सामान्य से 200 से 500% तक अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हालात इतने गंभीर हैं कि नदियां उफान पर हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं और शहर डूब रहे हैं। सवाल सिर्फ आज की बारिश का नहीं है, सवाल आने वाले कल का है। अगर मौसम का यही मिजाज रहा तो बाढ़, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसी आपदाएं भारत की नई हकीकत बन सकती है। फिलहाल देश के करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं कि आसमान का ये कहर जल्द थमे। अब आइए आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो मौजूदा हालात को बता रहे हैं। ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। बारिश का महाकहर इस कदर शहर शहर देखने को मिल रहा है कि आफत में अब जिंदगियां हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। असम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उड़ीसा में भी आप देख लीजिए हाल क्या है। नदियां उफान पर हैं, बाढ़ का खतरा वहां पर भी मंडराने लगा है। 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए लगातार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवाजाही में परेशानी हो रही है, यातायात प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ का खतरा गुजरात में भी मंडरा रहा है। महातबाही वहां देखने को मिल रही है। रेस्क्यू टीम लगातार डटी हुई है। जहां जहां बाढ़ से संकट है वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और इस वक्त रेस्क्यू टीम दूत बनकर लोगों के सामने है ताकि लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए। अब आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ी राज्यों की है। हिमाचल की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर भी लगातार पहाड़ों के खिसकने को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है। बादल फट रहे हैं जिस वजह से हालात दिनों दिन खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। खाने पीने की समस्या कई जगहों पर उत्पन्न हो गई है। हालांकि रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जो इस वक्त लोग संकट का सामना कर रहे हैं। इस वक्त प्रशासन की नजर। बोलिए जी। हेलो जी, बोलिए शायद जी। देखिए, नागपुर का जो बेल्ट है, विदर्भ की अगर मैं बात करूं तो विदर्भ में आमतौर पर बारिश जो है महाराष्ट्र में बहुत देर से आती है। अक्सर के विदर्भ के जो लोग हैं उनको इस बात का शिकवा भी रहता है कि बारिश कम होती है और कम होने की वजह से किसानों की फसल और लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो नागपुर में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है और जिसको लेकर जो है नागपुर के जो निचले इलाके हैं वो सभी इलाके जो है बारिश की पानी की जद में आ गए हैं।
कई जगहों पर जो है लोग जो तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जमा हुआ, तो जो लोग थे उनको मतलब कि शिफ्ट किया गया और ये कहा गया कि जब पानी निकल जाए या नीचे हो जाए तो फिर उनको जो लोग हैं वापस उनको जो है इसी जगह लाया जाएगा। अब आपको मैं बताऊं कि नागपुर और विदर्भ चूँकि जो देर से बारिश हुई है, शुरू से अगर हम बात करें 13 दिन देर से बारिश हुई। 13 दिन से देर से बारिश होने के बाद मुंबई में जिस तरह से बारिश की जद में कई इलाके आ गए और उसके बाद आज अगर नागपुर की बात करें तो विदर्भ में इस देर के बाद की देर की जो पहली बारिश रही है उसमें इस तरह से जो है ये हालात रहे हैं। तो जिन जगहों पर जो है, हालांकि मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया था कि उन जगहों पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पे बारिश का अलर्ट तो जारी किया था और मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक नागपुर में जो है, चूँकि मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक जो बारिश हुई वो जैसा अलर्ट किया गया था वैसे ही रहा है। नागपुर में अगर हम बात करें 6 घंटे की बारिश में जो है 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद भी मौसम विभाग ने अभी भी नागपुर यानी विदर्भ के बेल्ट को, इस पूरे पट्टे को जो है आने वाले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। दूसरी आपने जो है जिन जगहों को लेकर बात की है, तो उन जगहों में आपको मैं बता दूं कि नागपुर के वो निचले सारे इलाके जहाँ पे कल की अगर हम बात करें बीते 24 घंटे की, तो उन सभी इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। अब हुआ ये है कि इससे पहले भी जो है इन इलाकों को लेकर जो है अलर्ट तो जारी किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में इस तरह से तेज़ जल जमा हो जाएगा, ज़्यादा मिकदार में पानी आ जाएगा, ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। बारिश को लेकर अलर्ट तो था, लेकिन इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा, पानी भर जाएगा, कम से कम 3-3, 4-4 फीट जो है पानी जमा हो जाएगा, लोग फंस जाएंगे, इसका अनुमान नहीं लगाया गया था। हालांकि मौसम विभाग ने सिर्फ नागपुर के निचले इलाके ही नहीं बल्कि नागपुर और विदर्भ के पूरा जो बेल्ट है उन सभी इलाकों में तेज़ बारिश के आसार अभी भी जताए हैं। हालांकि इन इलाकों में अक्सर क्या ऐसा रहा है कि बारिशें कम होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ और यही कि वजह अभी है, इस आपको बार देखिए शायद मुंबई अगर में अनुमान जो के 13 मुताबिक पहली ही बारिश में ज्यादा इस तरीके से स्थिति खराब होती हुई नजर आई तो तमाम इंतजाम जो हैं वो धरे के धरे रह गए। बने रहिए, शाहिद लौट रही हूं आपके पास। गुजरात का रुख कर लेते हैं। गुजरात में बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि महाआपदा बन चुकी है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने राज्यों के कई जिलों में जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब भारतीय सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। दक्षिणी कमान की टुकड़ियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही है। बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों से अब तक 790 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। राज्य में इस आपदा के कारण 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। वलसाड़ की बात कर लेते हैं या फिर नवसारी या फिर सिलवासा, हर जगह बाढ़ और बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। जतिन रावल संवाददाता ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या है गुजरात की आज की स्थिति? जी देखिए, बिल्कुल पुनीता, आपको बता दूं कि बिल्कुल गुजरात में यहाँ पर गुजरात जो बारिश ने जो है वो गुजरात के अंदर एक तरफ से अगर बोल सके तो अपना कहर जो है वो यहाँ पूरी तरह से ढाया है। गुजरात के बहुत सारे ऐसे जो जिले हैं जहाँ पर बारिश ने जो है वो तबाही एक तरफ से जो है वो मचा दी है। अगर बात करें वलसाड़ की, चाहे वापी की, चाहे नवसारी की, सूरत में दुकानों में पानी जो है वो घुस गया था। अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में जो अभी 23 तारीख 24 तारीख को जो बारिश आई थी, अहमदाबाद का जो पश्चिम इलाका था, पूर्व इलाका था, बहुत सारी जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति हो गई। राजकोट में ये हालात जो है वो देखने को मिले। उसके बाद बनासकांठा, उत्तर गुजरात को भी जो इस बारिश ने जो है अपने बांध में लिया। उत्तर गुजरात के सातलपुर में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हुई थी। उसके पहले जो बारिश हुई वो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो वलसाड़ के अंदर जो है वो हुई थी। अब तक की अगर गुजरात की सबसे ज्यादा बारिश की बात करें पुनीता, तो वलसाड़ में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हुई। तकरीबन ये जो 23, 24, 25 ये 3 दिनों के अंदर तकरीबन 50 इंच से ज्यादा जो है बारिश इस जिले में जो है वो गिर गई। तो उसके बाद जो अहमदाबाद के अंदर भी काफी बारिश गिरी, जिसकी वजह से अहमदाबाद का जो भोपाल इलाका है, गुमा इलाका है, तिलज इलाका है, थलतेज इलाका है, चांदखेड़ा है, ऐसे सभी जगहों पर लोगों के घरों में जल भराव जैसी परिस्थिति का निर्माण जो है वो हो गया था। बात करें अभी फिलहाल की, अभी भी जो है जे आईएमडी ने जिस तरह से जो घोषणा की है कि अगले 7 दिन अभी भी गुजरात के ऊपर जो है वो भारी रहने वाले हैं। हालांकि अभी फिलहाल बरसात की स्थिति जो है वो अभी जो है वो सामान्य अभी फिलहाल और अब बारिश तक की स्थिति में जतिन कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अब तक की स्थिति में अगर बात करें तो जो
जनसंख्या में जो नुकसान हुआ है तकरीबन 35 से 36 जितने लोगों ने अब तक जो है इसमें जान गंवाई। तकरीबन 40 से ज्यादा जो लोग हैं अभी भी अस्पताल में जो है वो भर्ती है कि जो लोग पानी में डूबे थे या तो उनको कुछ और इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ था, ऐसे और 40 लोग हैं। बाकी उसके ठीक है। अलावा भी लोगों के घरों में जो लोगों को, किसानों को जो खेतों में जो नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में जो पानी भर गया था उसका जो नुकसान हुआ है उसका ठीक है उसके लिए जो है कल कैबिनेट में बैठक ठीक है, में यानी ये कह निर्णय सकते लिया गया था। हैं कि अब जो अलर्ट जारी हुआ है कि आने वाले 7 दिन भी काफी गंभीर हो सकते हैं, यानी कि अभी स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। आप बने रहिए, लौट रही हूँ आपके पास। असम का रुख कर लेते हैं। असम से खबर, जहां बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां 5,24,000 से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। 6 लाख के करीब लोग बेघर हो गए हैं। राहत अभियान जारी है। 400 से 500% ज्यादा बारिश ने भीषण तबाही मचा दी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटी हुई है और 52 साल में ऐसी तबाही असम में देखने को मिली जिसने असम की पूरी तस्वीर बदल दी है। आसमान से बरसी आफत ने गांव, कस्बे और शहरों को पानी में डुबो दिया है। हजारों परिवारों की जिंदगी उजड़ गई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दर्जनों लोगों की जान चली गई है। इस बार बाढ़ सिर्फ नदियों के उफान की वजह से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने उन इलाकों को भी जलमग्न कर दिया है जिन्हें हमेशा बाढ़ से सुरक्षित माना जाता था। संवाददाता निबिर डेका हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निबिर, असम में जो इस बार त्रासदी देखने को मिली है उसने वाकई में सोचे लोगों को परेशान तो किया ही है, लेकिन जहां जहां पहले खतरा नहीं था बाढ़ को लेकर, जहां कभी स्थिति खराब नहीं होती थी, वहां पर भी हालात खराब हो गए हैं। क्या स्थिति, कैसे लोगों तक मदद पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि पहले जो बाढ़ की परिस्थिति था वो केवल ब्रह्मपुत्र नदी के पास के इलाकों में होता था, लेकिन इस टाइम हमने देखा कि अपर असम के एरिया में जो 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट है, जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव, वहाँ पे जो बाढ़ की परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। अब तक 75 लोगों का जो है मौत हो चुका है और वहाँ पे पानी जो है इरेगुलर बरसात जो जुलाई के 18 तारीख से जुलाई के 20 तारीख में हुआ था नागालैंड के पहाड़ियों में, वहाँ से पानी आके जो दिखोई नदी जो उसके पास में है, उस नदी का जो उफान हुआ और उसके बाद पूरा शिवसागर और उनके पास में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे पानी आ गया था। लोगों को एक केवल कुछ ही मिनट में लोगों घरों के अंदर पानी आ गया था। उनको रेस्पॉन्स करने के लिए समय भी नहीं मिला, इसीलिए लोगों को अपने सामान, जो वैल्यूएबल सामान है, कीमती सामान है, किताब, बच्चों की किताब, कोई भी उनको वो बचाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था और पूरा पानी घर के अंदर आ गया था। इसके कारण 5 लाख से भी अभी भी ज़्यादा लोग प्रभावित है बाढ़ की वजह से। बहुत हजार लोग अभी भी रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में बारिश कम होने के कारण पानी का लेवल कम होता जा रहा है और अब लोग घरों के अंदर वापस आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी पानी नहीं है, प्रॉब्लम अभी ये है कि पानी के जाने के बाद जो पानी अपने साथ सेडिमेंटेशन, सिल्ट वगैरह अपने घरों के अंदर आई है, उसके कारण बहुत सारे घर पूरे बर्बाद हो चुका है। खेत जो वहाँ पे मेजर इकोनॉमी है वो फार्मिंग इकोनॉमी है और डेयरी प्रोडक्शन इकोनॉमी है, खेत पूरा तहस नहस हो चुका है। और ऐसे कुछ गांव हैं जैसे नेपाली खुती, वहाँ पे बहुत 100 लीटर दूध प्रोडक्शन होता है, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। निबिर, और तो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि कैसे मलबा यहाँ पर, कीचड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में असल चुनौती तो अभी बाकी है कि जिन लोगों का घर उजड़ गया है उनको किस तरीके से आशियाना दिया जाए। निबिर, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। शाहिद, मुंबई में हालात कब तक सुधरेंगे? मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है? कब सामान्य स्थिति होती हुई नजर आएगी महाराष्ट्र में? देखिए पूरे महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई में तो फिलहाल तो राहत है। आज तो धूप तेज़ निकली हुई है, मौसम भी साफ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं और हुई भी है। महाराष्ट्र में जो है नागपुर यानी विदर्भ का जो बेल्ट है, इन जगहों पर जो है बारिश के जो है ज़्यादा जो आसार हैं और बारिश से ज़्यादा जो जद में इलाके आए हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग का भी अभी जो जानकारी अभी मिली है, उनमें मौसम विभाग ने जो है आने वाले 24 से 48 घंटे को लेकर जो है जो कहा है, उनमें सबसे अहम है कि जो खानदेश का इलाका है, जो खानदेश का इलाका है, इन इलाकों में देखिए पश्चिमी विदर्भ, खानदेश, उत्तरी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के जो घाट वाले इलाके हैं उनमें खासकर कोकण में तेज़ बारिश हो सकती है।
जी। इसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि अलर्ट के हिसाब से ही जो है खासकर जो है इन इलाकों में वैनगंगा, गोदावरी और प्राणहिता, बांडिया, इंद्रावती जैसी जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। इनके भी जल स्तर जो है बढ़ने के लेकर जो है भी आशंका जताई गई है कि जब तेज बारिश होगी तो जाहिर सी बात है ठीक कि है, यानी नदियों ये के कह सकते हैं जलस्तर शाहिद बढ़ अभी सकते फिलहाल हैं। जो स्थिति तो बनी नदियों के हुई है, जो परेशानी लोगों को हो रही है, इससे जल्द निजात मिल जाए ऐसी संभावना बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। बात अब हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि यहां भी तबाही का दूसरा नाम बनती जा रही है। चंबा जिले में सोमवार देर रात मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सड़कों पर पत्थरों और मलबा जो है देखने को मिला, नदियां यहां बहने लगी और कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। पहाड़ों से तेज रफ्तार में उतरते पानी के साथ भारी मात्रा में पत्थर, मिट्टी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। हालात इतने भयावह थे कि कई मकानों की पहली मंजिल तक मलबा भर गया और लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा और कई दुकानों, घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि सड़कें और स्थानीय बुनियादी जो ढांचा है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इधर चश्मदीद के मुताबिक कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा जो इलाका है वो मलबे के ढेर में तब्दील हुआ। प्रशासन और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंचकर हालात को लगातार देखने में लगी रही, जायजा लेती रही। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम अभी भी जारी है। तस्वीर आपको दिखा रही, भयावह ये तस्वीर है, हिमाचल की तस्वीर है, जहां पर रौद्र रूप इस वक्त नदियों का देखने को मिल रहा है। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। यहां भी स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर, लगातार यहां भी बारिश हो रही है। अब बुनियादी ढांचे भी संकट में हैं। देहरादून में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जब देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर टोंस नदी के ऊपर बने नए पुल का एक हिस्सा अचानक से धंस गया। पुल से जुड़ी सड़क जो है वो धंसने के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से यातायात को वहां पर रोक दिया है, लेकिन पूरे इलाके को सील कर दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई वाहन पुल पर मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। टोंस नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण पुल के अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा है, जिससे सड़क का हिस्सा बैठ गया है। ये दो तस्वीरें देख लीजिए, ये उत्तराखंड की तस्वीर है जहां हादसा हुआ और जो टोंस नदी है वो इस वक्त उफान मारती हुई दिखाई दे रही है। खबर अब अगली छत्तीसगढ़ से है, जहां गरियाबंद जिले में लगातार मूसलाधार बारिश ने एक और जिंदगी ले ली और बारिश के कारण उफान पर आए नदी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रशासन की तमाम चेतावनियों के बावजूद लोग जान को जोखिम में डालकर इन्हें पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला गरियाबंद जिले का है, जहां तेज बहाव वाले सरगी नाले को पार करना एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुआ है। जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय धनवार यादव सहसपुर से धूरसा की ओर जा रहे थे और इसी दौरान सरगी नाले का जलस्तर लगातार बढ़ा और पानी तेज रफ्तार से बह रहा था। बावजूद इसके उन्होंने नाले को पार करने की कोशिश की। जैसे ही वो नाले के बीच में पहुंचे, तेज बहाव ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वो पानी में बह गए। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची, ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं। काफी तलाश के बाद भी खुंटेरी के पास नाले में उनका शव बरामद हुआ है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। लगातार बारिश के कारण गरियाबंद जिले के कई नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग ने भी आने जाने वाले लोगों को चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से जल भराव और तेज बहाव वाले क्षेत्र में ना जाने की अपील की है, दूर रहने की सलाह दी गई है। यह हादसा एक बार फिर ये याद दिलाता है कि बरसात के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो लगातार मूसलाधार बारिश अलग अलग हिस्सों में और साथ ही साथ हादसे भी हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। छोटी लापरवाही की वजह से कई जगहों पर देखने को मिला है कि लोग लगातार संकट में आ जाते हैं और कई जगहों पर तो हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बात करेंगे कांग्रेस से आ रही बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस पर अब अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा गया। पेपर लीक से लेकर संसद
तक हंगामे देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस को घेरा गया है। तो संसद में जारी गतिरोध और छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस का मकसद केवल और केवल हंगामा करना है, छात्रों के नाम पर राजनीति हो रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब छात्रों ने अपने आंदोलन में कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाया तो वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन करने लगे। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने अनुराग ठाकुर से बातचीत की है, क्या उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, लगातार लोकसभा स्थगित हो रहा है, आज भी हमने देखा स्थगित हुआ। कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री माफी मांगे जिस तरह से बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या कांग्रेस का मकसद केवल हंगामा करना है, हल्ला करना है, छात्रों के नाम पे राजनीति करना है। जब छात्रों ने उनको अपने आंदोलन पे नहीं बुलाया तो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाके लेट गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री बनने का सपना आपका रह ही जाएगा, बाहर ही लेट हो गए। लेकिन सवाल यह है कि लेट हो गए अब कांग्रेस वाले, क्योंकि 100 से ज्यादा पेपर लीक कांग्रेस की सरकारों के समय हुए। राजस्थान में 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हो गए, और जिस शिक्षा मंत्री के समय पेपर लीक हुए उसको कांग्रेस ने सम्मानित करके राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, सम्मानित कर दिया। और कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के समय अगर आप देखिए, 1 लाख छात्र जेलों में बंद थे, यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल फोर्सेस चले गई थी, मीसा के अंतर्गत उनको जेल में डाला गया। छात्रों का भविष्य खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भी कांग्रेस के राज्यों में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई जवाब कांग्रेस नहीं देना चाहती, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो यही कहूंगा, सोरोस के चमचे, इंदिरा के नाती, राहुल गांधी सबसे बड़े उत्पात मचाना चाहते हैं। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी कल जिस तरह से लोक परीक्षा बिल पे अपनी बात रख रही थी, तो उन्होंने पीएम की ओर से जो गठित किया गया टास्क फोर्स, उनके मेंबर हैं वी कामकोटी, उनकी तुलना जो है सो गौमूत्र से बोले कि गौमूत्र की कंपनी के मालिक हैं। देखिए, केवल शिक्षा की नहीं, कुछ लोगों में संस्कार की भी कमी और ज्ञान की भी कमी है। वी कामकोटी जी की जितना कुल डिग्रीज है गांधी परिवार की पूरी मिला लेंगे तब भी डिग्री नहीं होगी। और दूसरा, जितना उनका पढ़ाने का अनुभव है, इन सबके कुल मिला के उतना पढ़ने का अनुभव नहीं है। तो दूसरा, इनको भारतीयों को नीचा दिखाने की आदत है, चाहे भारतीय शिक्षक हो, साइंटिस्ट हो, भारतीय संसद हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत का युवा हो, इनको नीचा दिखाने का काम गांधी परिवार का है, क्योंकि सोरोस के चमचे, इंदिरा के नाती, राहुल गांधी सबसे बड़े उत्पाती। तो इन दोनों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, पूरे शिक्षक समाज से, साइंटिस्ट से मांगनी चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंची टिप्पणी की, ना जाने किस वनस्पति पर है, उसका असर भी उतरेगा तो गौमूत्र से ही उतरेगा। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। रिंकू, हाँ जी, ये देख, आगे आगे